तो चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय की गहराइयों में जाने वाले हैं वो है प्राचीन योग ग्रंथों और हमारे आधुनिक मानव शरीर विज्ञान के बीच का एक बहुत ही अद्भुत संगम। यकीन मानिए, आज हम सिर्फ शारीरिक व्यायाम के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि उस छिपे हुए विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो सदियों से हमारे भीतर मौजूद है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या स्ट्रेच करने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये हमें एक बहुत ही अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये मुमकिन है कि आज के आधुनिक मेडिकल साइंस के आने से सदियों पहले ही हमारे प्राचीन योगियों ने मानव ऊर्जा और तंत्रिका तंत्र का एकदम सटीक नक्शा तैयार कर लिया था? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। ये बात ऐतिहासिक हठ योग के मूल उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट कर देती है। हठ योग, जिसे बलपूर्वक योग भी कहा जाता था, वो कोई सामान्य कसरत नहीं थी। इसे एक बेहद उन्नत मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीक के रूप में डिजाइन किया गया था, ताकि गहन ध्यान के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रचंड ऊर्जा को शरीर आसानी से सह सके। सच में, ये तंत्रिका तंत्र को फौलाद बनाने की एक अद्भुत तकनीक थी। तो आइए भीतर की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आधार यानी समय और हमारे प्राचीन ग्रंथ। हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक खास समय का बार बार जिक्र आता है, ब्रह्म मुहूर्त। ये सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले शुरू होने वाली 48 मिनट की एक बहुत ही विशिष्ट अवधि है, और ग्रंथों का सख्त निर्देश है कि इसी पवित्र समय के दौरान जागना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राचीन ज्ञान इसे गहरी चेतना और सेल्युलर हीलिंग यानी शरीर की मरम्मत के लिए सबसे उत्तम समय मानता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? आज की आधुनिक सर्कैडियन बायोलॉजी भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। सूरज उगने से पहले का ये समय मेलाटोनिन जैसे स्लीप हार्मोन के कम होने और कॉर्टिसोल के स्वाभाविक रूप से बढ़ने के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल बिठाता है। ये हमारे शरीर की अग्नि को फिर से जगाता है और प्राणायाम के लिए प्राणयुक्त हवा देता है। मतलब शरीर को तैयार करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। अब अगर हम हठ योग के इन 3 प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथों पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। घेरंड संहिता सबसे अधिक व्यावहारिक और विस्तृत है, शिव संहिता थोड़ी ज्यादा दार्शनिक है, और हठ योग प्रदीपिका हमें मूल मार्गदर्शन देती है। भले ही इनके तरीके थोड़े अलग लगें, लेकिन ये सभी एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक पूर्णता का एक संपूर्ण रोड मैप। इतिहास और ग्रंथों से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं श्वास के विज्ञान पर, यानी प्राणायाम। प्राणायाम, अक्सर हम इसे सिर्फ गहरी सांस लेना समझ लेते हैं, लेकिन इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। प्राण का मतलब है जीवन शक्ति और आयाम का मतलब है नियंत्रण। तो असल में ये केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि बाहरी श्वास को इस तरह नियंत्रित करना है कि शरीर की सारी आंतरिक अशुद्धियां जल से खत्म हो जाएं। ये शरीर के एनर्जी सर्किट्स को हैक करने जैसा है। लेकिन रुकिए, अब बस यूं ही प्राणायाम शुरू नहीं कर सकते। ग्रंथों में साफ तौर पर ये 5 शर्तें बताई गई हैं। एक शांत जगह, सही समय, हल्का सात्विक भोजन, एक शांत मन और नाड़ियों की शुद्धि। ये सब इसलिए जरूरी है ताकि हमारा भौतिक शरीर सांसों के नियंत्रण से पैदा होने वाली उस प्रचंड ऊर्जा को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। अब ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। डॉक्टर सत्यंत के इस अकादमिक शोध को ही ले लीजिए। ये इस बात का पक्का वैज्ञानिक प्रमाण है कि सांस लेने के अनुपात को नियंत्रित करने से सीधे तौर पर हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और पूरा नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है। यहाँ प्राचीन योग और आधुनिक विज्ञान बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं। सांस रोकने की तकनीक पर जाने से पहले हमें शरीर की टेंसेग्रिटी को समझना होगा। आसान शब्दों में कहें तो ये बंध या ताले खून के बहाव को कंट्रोल करने का काम करते हैं। हाबंद एक तरह का लॉक है जो खून को किसी खास हिस्से से दूर धकेलता है, जबकि थाबंद खून को उस हिस्से की तरफ खींचने का काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब बाह्य कुंभक में कैसे काम करता है। इसमें आप सांस को पूरी तरह बाहर निकालकर रोक देते हैं, पेट को रिलैक्स करते हैं, छाती को फैलाते हैं और पेट को सिकोड़ते हैं। इससे होता क्या है? ये वाज़ोडायलेशन और बोहर इफेक्ट को ट्रिगर करता है, जिससे आपके मस्तिष्क और हृदय में रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ जाता है ना कमाल की बात? और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे गहरे और ऊर्जावान हिस्से में प्रवेश करते हैं, बंध यानी शरीर के एनर्जी लॉक्स। बंध, जिसका संस्कृत में सीधा सा मतलब है
ताला या सील। आप इन्हें शरीर के भीतर लगे हुए ऐसे आंतरिक वॉल्व मान सकते हैं जो न सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि प्राण और अपान ऊर्जा को सीधे आपके नर्वस सिस्टम के केंद्र तक पहुंचाते हैं। सबसे पहला आता है जालंधर बंद यानी गले का ताला। इसे लगाने के लिए बस अपनी ठुड्डी को नीचे की ओर खींचना होता है। ये एक साधारण सी हरकत आपकी सर्वाइकल स्पाइन, थायराइड ग्रंथि और सबसे अहम वेगस तंत्रिका यानी वेगस नर्व के आसपास के तनाव को पूरी तरह से मुक्त कर देती है। ये बात इस चीज को कितनी खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, चूंकि हमारी पैरासिम्पैथेटिक नसें सर्वाइकल स्पाइन से ही होकर गुजरती हैं, तो बस एक साधारण से चिन लॉक से आप अपने पूरे शरीर को शांत कर सकते हैं। ये प्राचीन योग का रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को चालू करने का एकदम सटीक वैज्ञानिक तरीका है। अब अगर हम निचले तालों की बात करें तो हमारे पास मूलबंद और उड्डयन बंद हैं। मूलबंद हमारे बेस यानी पेल्विक फ्लोर को कसता है और सीधे मस्तिष्क की गहराई में स्थित पीनियल ग्रंथि को ट्रिगर करता है। वहीं दूसरी ओर उड्डयन बंद तनाव को कम करने के लिए हमारे डायाफ्राम को सिकोड़ता है और ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है। तो अंत में आइए इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। श्वास और शरीर का एकीकरण। जब आप सांस को रोकने की कला और इन तीनों शारीरिक तालों को एक साथ मिला देते हैं तो निर्माण होता है महाबंध यानी महान ताले का। ये शरीर के भीतर एक इतनी शक्तिशाली और परिवर्तनकारी ऊष्मा पैदा करता है जिसे अग्नि कहा गया है। ये अग्नि ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के बीच का सबसे बड़ा पुल है। अब ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर ये आंतरिक तकनीकें सदियों से चुपचाप हमारे बीच मौजूद हैं, तो जरा सोचिए, केवल शांत बैठकर और अपनी सांसों को नियंत्रित करके हम इंसानों के भीतर और कौन-कौन सी अद्भुत क्षमताएं खुलने का इंतजार कर रही हैं। ये विचार ही अपने आप में हमें हमारी असीम ऊर्जा का एहसास कराने के लिए काफी है।